गुड इवनिंग बेटा। बेटा अब सीखते हैं टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। बड़ा इजी और थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, ध्यान सुनना। किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है तो उसके लिए 3 रूल यूज किए जाएंगे। कौन कौन से पीछे बताया था? अबो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये तीनों रूल्स यूज किए जाएंगे टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा ये रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन शुड बी अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ वेरियस ऑर्बिटल। मींस सबसे पहले आप लिस्ट एनर्जी वाली ऑर्बिटल फिल करो, उसके बाद उससे हाई एनर्जी वाली, उसके बाद उससे हाई एनर्जी वाली, ठीक है। और ये एनर्जी ऑर्डर डिसाइड करते हैं n+l रूल के अकॉर्डिंग। अगर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम इलेक्ट्रॉन एक ही है, जब तो अप्लाई होता है सिंपल कौन सा n, कि जिसका n सेम उनकी एनर्जी भी सेम, n बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए सब लेके अप्लाई करते हैं n+l रूल, कि जिसके लिए n+l वैल्यू हाई उसकी एनर्जी हाई, n+l सेम हो तो जिसके n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। यहाँ पे n+l3 है, यहाँ पे n+l3 है, दोनों में से n की वैल्यू जिसके लिए लार्ज उसकी एनर्जी ज्यादा, ठीक है। ऐसे उसके बाद 3, इसके बाद 3p, फिर उसके बाद क्या बेटा 4s। अब यहाँ पे n+l4 है, 4s के लिए 4 है, पर 4 की वैल्यू n की वैल्यू आई तो एनर्जी ज्यादा। 4s के बाद क्या आएगा 3d, कि 3d के लिए n+l वैल्यू बेटा 3 और 2 5 हो गई, ठीक है। फिर 4p फिल होगा, 4 और 5 हो गई, फिर 5s फिल होगा 5 हो गई, फिर 5s के बाद 4d अप्लाई होगा, ठीक है। फिर 5p ऐसे बढ़ते जाएंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। पॉलीज रूल कहता है कि ईच ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 आएंगे, वो भी विद एंटी पैरेलल स्पिन, ठीक। स्पिन एक के अपवर्ड तो दूसरे की मस्ट बी डाउनवर्ड, एक के लिए वैल्यू +1/2 तो दूसरे के लिए -1/2। In the same energy orbital, Hond's rule of maximum multiplicity. In the same energy orbital, अगर आपके पास बराबर एनर्जी वाले ऑर्बिटल आ जाए, जैसे p सब सेल में 3 ऑर्बिटल है, px, py, pz, तीनों की एनर्जी इक्वल है, तो इन द सेम एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट ऑफ ईच ऑफ देम मस्ट बी सिंगली ऑक्यूपाइड विद पैरेलल स्पिन। पहले सब में एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, वो भी विद पैरेलल स्पिन, या तो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड। में से अगर कॉन्फ़िगरेशन आप ऊपर लिखते हो तो भी सही है, कॉन्फ़िगरेशन अगर आप ये लिखते हो तो भी सही है। अगर कॉन्फ़िगरेशन ये लिख दे कि भाई कहीं अपवर्ड फिर कहीं डाउनवर्ड, ये गलत है, कि यहाँ मल्टीप्लिसिटी डिक्रीज हो जाएगी बेटा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं 2 सिग्मा s + 1, s होता है n/2, ठीक है। तो मल्टीप्लिसिटी आती है n+1, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो 1/2 1/2 1/2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे, कितने हो गए 3, तो क्या होगा 3/2 + 1, तो 2 से 2 तो कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी बेटा, ये 3 और 1 4। अगर स्पिन वैल्यू कहे, जैसे स्पिन वैल्यू कहे तो स्पिन वैल्यू कैसे निकालोगे, हाफ हाफ हाफ, कितनी होगी प्लस का 3/2, इसके लिए -1/2 -1/2 कितने होगी -3/2। ये वैल्यू कम नहीं है, दोनों सेम है, बस ये बता रहा है एक के लिए क्लॉकवाइज तो दूसरे के लिए एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे ये +1/2 है तो ये -1/2 है, तो ये गलत है, स्पिन वैल्यू डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। तो हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आनी चाहिए, मैक्सिमम एज पॉसिबल एज। तो पहले each इलेक्ट्रॉन क्या होगा सिंगली ऑक्यूपाइड विद सेम एनर्जी ऑर्बिटल एंड देन पेयरिंग टेक्स प्लेस, उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट करवाई जाएगी। इन तीनों रूल्स को यूज करते हुए हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे इन द वेरियस ऑर्बिटल्स ऑफ एटम, ठीक। अब मान लीजिए अपने पास एटम हाइड्रोजन, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा 1s1, एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हीलियम की बात करें तो 1s2, लिथियम की बात करो तो 1s2 2s1, ठीक है। अब 1s2 के बाद 2s क्यों स्टार्ट करते हैं बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल सेल n = 1 के लिए n की वैल्यू 1 है 0, तो n की वैल्यू के लिए l की वैल्यू 0, तो फर्स्ट प्रिंसिपल सेल में एक सबसेल है s, और l = 0 के लिए ml की वैल्यू 1 है 0, तो s सबसेल में एक ही ऑर्बिटल है। फॉर n = 1 l is 0, l is 0 मतलब 1s, और l = 0 के लिए ml की वैल्यू 0 मींस एक ही ऑर्बिटल, तो s सब सेल की एक ही ऑर्बिटल है, और उस एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो बेटा 2 ही आ सकते हैं, इसलिए लिखा है 1s2, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करें n = 2, ठीक है, l = 0 1, तो 2s and 2p। सेकंड प्रिंसिपल सेल में बेटा 2 सब सेल आ गए s और p, l0 1, तो 2s 2p। बेटा l0 के लिए तो ml की वैल्यू 0, तो 2s में तो एक ही ऑर्बिटल
number tells about the number of orbitals present in subcell. अब p सबसेल में कितनी ऑर्बिटल है? 2l + 1 3 ऑर्बिटल है। इसके लिए ml की वैल्यू है -101। तो p सबसेल में 3 ऑर्बिटल है। तो सेकंड प्रिंसिपल सेल में 2s ऑर्बिटल होगी और 3 2p की होगी, 2px 2py 2pz। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 2px में 2py में 2pz में। तो बेटा इलेक्ट्रॉन 2 4 6 और 2 8। सेकंड प्रिंसिपल सेल में आपको पता है 2n² इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं। तो 2s1 हो गया। मान लीजिए हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना है बेरिलियम का, तो 1s2 और बेटा उसके बाद 2s2। s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे कि s सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होती है। s सब सेल के लिए l0, तो l0 तो ml भी 0। l0 के लिए a की वैल्यू है ml की 0, a की वैल्यू तो एक ही ऑर्बिटल है। अगर बात करें बोरॉन की 1s2 2s2, अब 2s की बात करें तो 2s में तो एक ऑर्बिटल थी पूरी भर गई। अब 2 में p ऑर्बिटल में p सब सेल भी है तो 2p1। हाँ p सब सेल में ऑर्बिटल 3 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ये पूछ ले कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड मैक्सिमम बाय अ सबसेल। एक सबसेल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकती है? तो बेटा एक सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं ट्वाइस ऑफ द 2l + 1। इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, क्योंकि एक सबसेल में ऑर्बिटल्स कितनी होती है? 2l + 1। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, अगर सबसेल बेटा s है तो l की वैल्यू 0 पुट करो तो 2 आएगा। अगर सबसेल p है l की वैल्यू 1 रखो, 2 और 1 3 6 आ जाएंगे। px py pz, 2 px में 2 py में 2 pz में। अगर d सबसेल है l की वैल्यू 2 रखो तो 2 2 4 8 5 5 और 2 10। d सबसेल में 5 ऑर्बिटल होती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल के तो ट्वाइस ऑफ द 2l + 1 कि ऑर्बिटल होते हैं 2l + 1। ऐसे अगर f के लिए लिखें f सबसेल तो फॉर f सबसेल l = 3। s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए l की वैल्यू 2, f सबसेल l की 3। तो l 3 रखो, 3 2 6 और 1 7 7 2 14। f सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 14 ऑर्बिटल 7, तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 14। एक सबसेल में अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल बतानी हो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो 2l + 1 ये ऑर्बिटल्स होती हैं। s सबसेल में एक ऑर्बिटल है, p में 3 ऑर्बिटल है, d में 5 ऑर्बिटल है, f में 7 ऑर्बिटल है। ये ऑर्बिटल्स है ऑर्बिटल। -0 से +0 तो एक ही है 0 वैल्यू। p के लिए -1 से +1 3 वैल्यू आएंगी, d के लिए -2 से +2 वैल्यू 5 आएंगी, f के लिए -3 से +3 वैल्यू 7 आएंगी। और हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स वो लिख रखे हैं s सबसेल में 2, p में 6, d में 10, f में 14। ठीक है, तो अब बताओ बोर्ड की बात करें तो 2p1 हो गया बेटा। अगर बात करो कार्बन की तो 1s2 2s2 2p2 कर दो। बात करें नाइट्रोजन की 1s2 2s2 2p3 कर दीजिए। ठीक है, अब आपसे ये पूछ लिया जाए व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द नाइट्रोजन एटम। क्या पूछ लिया जाए? व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के लिए मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। बेटा नाइट्रोजन एटम कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 मैंने 2p3 कि सेकंड प्रिंसिपल की p सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। p सबसेल में बेटा एक्चुअल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, तो 3 है। वो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे रखे हुए हैं उनको दिखाना हो, तो ये p सबसेल, ये px ऑर्बिटल, ये py है बेटा pz। होम्स के अकॉर्डिंग ऐसे रखोगे px1 py1 pz1 ये मीन्स अगर थोड़ा खोल के लिख दें ढंग से तो ये 2px1 2py1 और 2pz1 ये हो गई। ठीक है, तो बताओ क्या मैग्नेटिक मोमेंट है? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा कितने? 3। मैग्नेटिक मोमेंट याद करो, फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का √n × n + 2। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? 3। n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 3 × 3 + 2 कितना होगा बेटा? 3 × 5 और 3√15। यूनिट क्या होगी? bm, बोहर मैग्नेटॉन bm। ठीक है, तो जब p सबसेल में आप इलेक्ट्रॉन रखते हो ना तो s सबसेल में तो कोई दिक्कत है नहीं। s1 है तो अनपेयर्ड है, क्योंकि s सबसेल में एक ही ऑर्बिटल है तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और s2 है तो पेयर्ड है। p में रखो तो p1 है एक अनपेयर्ड,
P2 है तो दो अनपेयर्ड है, p सबसे में ऑर्बिटल 3 है, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में गए, एक px1 में एक py1 में। p3 है तो बेटा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, px1 py1 pz1। p4 है, p4 तो बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर दो बच गए, p5 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक बच गया, p6 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ध्यान रखना ये हुंड्स रूल, p सब सेल में सेम एनर्जी के 3 ऑर्बिटल है तो पहले तीनों में एक ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर पेयरिंग होगी। अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको सोडियम का तो 1s2 2s2 2p6 हो गया। 2 प्रिंसिपल सेल में दो सब सेल थी s और p, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 है। अब 2p के बाद नंबर है 3s तो 3s1 ये हो गया। कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपने हो क्लोरीन का और उसमें बताने कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या ये कह दे आपको गिव द वैल्यू ऑफ पॉसिबल 4 क्वांटम नंबर्स, गिव द वैल्यू पॉसिबल 4 क्वांटम नंबर फॉर द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, फॉर द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन ना उसके चारों क्वांटम नंबर के वैल्यू लिखो। तो बेटा क्लोरीन एटॉमिक नंबर 70, इलेक्ट्रॉन 17 है, 1s2 2s2 2p6 हो गया। फिर बेटा 3s2 2p के बाद आता है नंबर 3s का, 3s के बाद नंबर 3p का तो 3p5 3p5 p सब सेल में इलेक्ट्रॉन 1 2 और 3 4 5 ये हो गए। कोई पूछ ले क्लोरीन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बेटा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खाली। इसके मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन तो बेटा एनर्जी 1s से ज्यादा 2s की है, 2s से ज्यादा एनर्जी 2p की है, 3s से ज्यादा एनर्जी हमको पता है 3p की है, n प्लस l बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगी। तो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन ये है। इनके लिए चारों पॉसिबल क्वांटम नंबर बताओ तो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन 3p वाले, इन सब की एनर्जी बराबर है। एनर्जी n पे डिपेंड करती है, एनर्जी l पे डिपेंड करती है, n प्लस l। ठीक है, तो पांचों इलेक्ट्रॉन 3p के n प्लस l सेम है तो पांचों की एनर्जी बराबर है। यानी सेम एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स को डीजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं और एक पर्टिकुलर सबसेल के सारे ऑर्बिटल्स कैसे होती है सेम एनर्जी के। तो यहाँ पे चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बताओ तो बेटा n तो हो गया 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि p सबसेल है तो l की वैल्यू 1 रखोगे। n इज इक्वल टू 3 के लिए l की वैल्यू तो बेटा 0 1 2 ये पॉसिबल है, पर हमें तो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की बताने तो p में है तो l की वैल्यू 1। ml बताओ, अब ml तो बेटा किस +1 भी है 0 भी है -1 भी है तो लिख दो +1 भी हो सकता है -1 भी और 0। ms की वैल्यू बेटा अपवर्ड स्पिन की भी होता है, डाउनवर्ड की भी है तो +½ एंड -½ ठीक है, +½ एंड -½ ये लिख दोगे। ठीक, अब सुनो बात, अगर हमें लिखना है टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टाइटेनियम whose atomic number is 22 एंड उसमें बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर है बेटा 22, टाइटेनियम का 22। लिखे कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 यहाँ तक हो गया। फिर बेटा 3s2 3p6, फिर बेटा नंबर होता है 4s का तो 4s2, फिर बढ़ते हैं 3d। एक बात सुनना, फिर पहले 4s हुआ पर ऐसे लिखते हैं कैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब 4s भर दिया ठीक है, 4s पहले फिल होता है एनर्जी कम है इसकी, फिर 3d पर लिखते हैं ऐसे अल्फा उसके अकॉर्डिंग है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग। तो 3d2 देखो ये 22 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 10 12 6 18, फिर 4s2 20 और ये 21 22। बताओ आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, तो ऐसे मत कहना 4s में गया आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, 3d में गया, d में। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा d सब सेल में, फिर आपको पता हो तो 5 ऑर्बिटल होते हैं 5, तो dx ऐसे 5 नाम होते हैं इनके अलग अलग, कौन कौन सी होती है dxy होती है, dyz होती है, dzx dx² -y² dz²। तो इनमें से पांचों में से किसी में भी दो में हो सकता है, सभी की एनर्जी बराबर है, सभी की एनर्जी सेम है तो पांचों में से किन्हीं भी दो में हो सकता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पे, मैग्नेटिक मोमेंट निकालो तो 2 × n × n + 2 कितना हो गया √8 बोहर मैग्नीट्यूड। अच्छा अब सुनिए आप बात ध्यान से, हम लिख लेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन कैसे कि इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ द वेरियस ऑर्बिटल। ठीक है जी, 3p के बाद 4s का नंबर है, 4s के बाद 3d बड़ी है, पर लिखेंगे जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 वाले पहले लिख दो, 4 वाले फिर 5 वाले ऐसे।
फिर पहले 4s हुआ फिर 3d हुआ है। यहाँ पूछ ले बताओ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहाँ, वैलेंस सेल कौन सी है, तो बेटा वैलेंस सेल है आउटर मोस्ट सेल। कोई पूछे यहाँ पे वैलेंस सेल कौन सी है, तो ये न्यूक्लियस फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। तो कोई पूछो वैलेंस सेल बताओ, तो इसके आउटर मोस्ट सेल बेटा फोर्थ है यहाँ पे, वैलेंस सेल फोर्थ है यहाँ पे। ठीक है, वैलेंस सेल कौन सी है, फोर्थ। एन से रिप्रेजेंट करते हैं वैलेंस सेल को, वैलेंस सेल इज फोर्थ। और n-1 को बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट मतलब सेकंड लास्ट सेल, वैलेंस से अंदर वाली पेनल्टीमेट सेल। क्या पेनल्टीमेट कौन सी है, थर्ड। ठीक है, ये पूछ लेते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसीव्स विद सब सेल, आपका आखिरी जो इलेक्ट्रॉन वो किस सब सेल को रिसीव किया, तो बेटा मेरा आखिरी इलेक्ट्रॉन पहले फर्स्ट में चले गए थे, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पे गया, डी में। देखिए ध्यान से, वैलेंस सेल पूछे आउटर मोस्ट सेल कौन से, फोर्थ। और जब आपने इलेक्ट्रॉन फिल किया तो आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में गया, तो बेटा किसमें गया, डी में, 3d में। ध्यान रखना इस बात का। अब सुनो, ऐसे हम कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s से लिखते टाइम लग जाता है ज्यादा। ठीक है, एनर्जी और थोड़ा ध्यान भी नहीं रहता, अगर गलती भी करने के चांस होते हैं। तो अब ध्यान से सुनना, ये मैंने रूल तो बता दिया आपको। जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, ध्यान सुनिएगा, जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा लिखना हो तो आप ना ये कुछ रूल याद रखिए, कुछ बातें याद रखिए। आप सबसे पहले याद करो नोबल गैसेस विद एटॉमिक नंबर, बिल्कुल शॉर्ट में बताओ, फिर आप किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन इजीली लिख सकते हो। हीलियम, हीलियम के बाद नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ये नोबल गैसेस है। इनके एटॉमिक नंबर याद रखो, हीलियम 2, नियोन 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जिनोन 54, रेडोन 86। आप ये जरूर याद करोगे नोबल गैस विद एटॉमिक नंबर। 2 8 10, 10 8 18, 18 18 36, 36 18 54, 54 32 86। ये आगे हम पीरियडिक टेबल में पढ़ेंगे तो बता भी देंगे कि ऐड होगा 8 8 देन 18 18 उसके बाद 32। ये गैप होता है 2 8 8 18 18 32। ठीक है, इनका वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट सेल का बेटा 1s2, इसका आउटर मोस्ट सेल का 2s2 2p6। आप डायरेक्ट याद रखना। अब नियोन का कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 हो गया 10, 2 4 6 10। तो वैलेंस सेल का क्या है, 2s2 2p6। ऐसे आर्गन का वैलेंस सेल का क्या आएगा, 3s2 3p6। आप लिख के देख लीजिए जी। 2p6 के बाद क्या भरोगे, 3s2, फिर क्या भरोगे 3p6, ये 18 हो गए। इसका आउटर मोस्ट सेल का लिखोगे तो मिलेगा 4s2 4p6। इसका आउटर मोस्ट सेल का मिलेगा 5s2 5p6। इसका आउटर मोस्ट सेल मिलेगा 6s2 6p6। ये आप डायरेक्टली, जैसे मैं बोलूं आर्गन तो आर्गन बोलते आप बोल दो जी, आउटर मोस्ट सेल है 3s2 3p6। ठीक है, क्रिप्टॉन, तो क्रिप्टॉन को लिख के देखो 36 बेटा लिख के देखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 3p6 के बाद बेटा फिल करोगे 4s2, 4s के बाद फिल करोगे 3d10। अब यहाँ तक इलेक्ट्रॉन 30 हो गए, आप गिन लो 2 4 6 10 12 6 18 2 20 और 10 30। और उसके बाद भरोगे 4p6 36। 4s के बाद नंबर 4p का आता है, 4s के बाद नंबर 4p का आता है। तो आ गया ना क्रिप्टॉन का वैलेंस सेल 4s2 4p6। तो ऐसे बार बार ये लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, मेरी एक एक बात ध्यान से सुनना। आप सबसे पहले नोबल गैस याद करो विद एटॉमिक नंबर। ठीक, उनके वैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट याद रखो। जैसे मैं बोलूं जिनोन, आप फटाक से बोल दो जिनोन मतलब मैडम वैलेंस सेल 5s2 5p6 अरेंजमेंट है। ठीक है, मैं बोलूं रेडोन, आप बोल दो फटाक से 6s2 6p6 अरेंजमेंट है। आर्गन 3s2 3p6 अरेंजमेंट है, ये याद रखना चाहिए। उसके बाद जब भी आपको किसी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, मान लीजिए हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना है एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 27, ध्यान सुनो जी। जिसका भी आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है उससे पहले वाली नोबल गैस लिख दो आप सीधी। बेटा 27 से पहले नोबल गैस आर्गन आती है 18। 27 से पहले नोबल गैस में कहते हैं एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। 27 से पहले नोबल गैस कौन सी आती है, आर्गन 18। ठीक है, जिसका लिखना उससे पहले नोबल गैस लिख दो। अब यहां तक अंडरस्टूड है कि क्या हो चुका है 3p6, हमें बार बार लिखने की जरूरत है। ये लिख दे, इसका मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये मतलब इसका है। अब सीधा याद रखो कि आर्गन का मतलब मैडम एंड तो हुआ 3s2 3p6, यहां पे एंड हुआ इसका। एंड कहां पे हुआ, 3p6, यहां पे एंड हुआ इसका। जहां पे एंड होता है ना उससे अगले प्रिंसिपल
सेल की आप एस सब सेल भरना शुरू कर देना। जहां पे इसका एंड हुआ है उससे हायर प्रिंसिपल सेल की एस सब सेल फिल करना स्टार्ट कर देना। मीन्स क्या फिल करेंगे हम 4s। एंड हुआ 3p6 तो फिर शुरू करोगे 4s। एंड हुआ 5p6 तो अब स्टार्ट करोगे 6s। जहां पे खत्म हुआ है उससे अगली s शुरू कर दो। उसके बाद बेटा फिल करते हैं n-2f। 118 तक तो ये सफिशियंट है, बाकी 118 से ऊपर रखना हो तो आप और आगे भी याद रख लो। n-3g, n-2f, n-1d और np, ये सीक्वेंस आप याद रखो। एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, तीन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। आप सुनते जाओ दोबारा से। जिस एलिमेंट का लिखना है उससे पहले वाले नोबल गैस लिख दो। 27 का लिखना मैंने आगे लिख दिया। इसका अब एंड याद रखो। एंड क्या इसका 3s2 3p6। खत्म कहां पे 3p6 तो आप स्टार्ट कर दो उससे हायर प्रिंसिपल सेल की s। तो 3p6 खत्म हुआ है तो आप स्टार्ट कर दीजिए क्या 4s। कर दे स्टार्ट ये ns 4s। फिर n-3g 4-3 क्या 1g। क्या फर्स्ट प्रिंसिपल सेल में g सब सेल है? नहीं होती जी बेटा। g की शुरुआत होती है 5 से। g सब सेल के लिए l की वैल्यू होती है 4 और l 4 कब आएगा? जब n होगा उसे कम 5। n 5 होगा तभी तो आएगा 0 1 2 3 4 तो 1g नहीं होता। चलो जी आगे। n की वैल्यू 4 4-2 2f होता है? 2f नहीं होता। f की शुरुआत होती है 4 से 4f। n-1 4-1 3d होता है? होता है। देखो बेटा s होता है 1s 1p नहीं होता 1d नहीं होता। p की शुरुआत होती है 2 से 2s 2p। d की शुरुआत होती है कहां से? 3 से 3d। f की शुरुआत होती है 4 से। g की शुरुआत होती है 5 से, फिफ्थ प्रिंसिपल सेल से। तो क्या करो ns फिल करो, फिर n-3g 4-3g 1g नहीं होता छोड़ो। 4-2 2f नहीं होता छोड़ो। 4-1 3d होता है ना तो 3d में यहाँ पे फिल कर दो। 3d से एक एग्जांपल से आपको नहीं हुआ होगा क्लियर, मैं दोबारा बताती हूँ। और दो एग्जांपल करते हैं, थर्ड आपको पक्का आ जाएगा। जिसका लिखना है उससे पहले वाले नोबल गैस। एंड कहाँ पे हुआ है? 3p6। 3p के बाद क्या आएगा? 3 से अगला 4s। 4s के बाद आप हमेशा भरना क्या 4-3g। ये होती नहीं है छोड़ दो। 4-2 2f होता है नहीं छोड़ दो। 4-1 3d तो होता है तो 3d भर दिया। d सबसे में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 10 तो 3d 7 हो गए। ये कॉन्फ़िगरेशन इसका। यहाँ बताओ कितने अनपेड लिखना है? तो d सबसे भैया सोना मत 5 ऑर्बिट होती है 1 2 3 4 5। फर्स्ट ऑल सिंगली ऑक्यूपाइड 10 पेयरिंग। अनपेड लिखना 3 है यहाँ पे, 3 अनपेड लिखना यहाँ पे। मैग्नेटिक मोमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू 3 लिखना आएगा। चलो और देखो। We want to write the configuration of an element with atomic number let us 52। हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं। ध्यान सुनो बेटा। 52 से पहले वाली नोबल गैस बताओ। 52 से पहले वाली नोबल गैस कौन सी है? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन 36। देखो आर्गन 18 क्रिप्टॉन 36 आपको ये याद करना है। तो क्रिप्टॉन 36 एंड कहां पे हुआ? एंड कहां पे हुआ ये याद रखना पड़ेगा। क्रिप्टॉन का एंड हुआ 4s2 4p6। खत्म कहां पे? 4p6। 4p6 पे खत्म हुआ ना तो अपना शुरू क्या हो जाएगा 5s। कर दो जी 5s। 5-3 2g नहीं होता। मैं सच्ची बोलता हूँ 118 तक ये तो यूज होना ही नहीं है। 118 तक तो ये यूज होगा ही नहीं। आप भले इसको भूल जाओ। n-s के बाद n-2f याद रखो ठीक है। तो 5s 5-2 3f होता है? नहीं होता जी। 5-1 4d तो होता है। तो 5s के बाद किसका नंबर आएगा? 4d। तो 5s2 4d 10 36 था 38 और 10 48। इसके बाद नंबर किसका आएगा? np तो 5p। देखो 5s 5-2 3f नहीं होता तो 5-1 4d फिर 5p। भर दो अभी क्या क्या भरा आपने? 4d 10 5s2 और 5p 4। 52 का ही करना था ना, देख लो एक बार। 36 46 48 और ये हो गए 52।
आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, पी सब सेल में। कोई पूछ ले बताओ इसका ब्लॉक कौन सा है, पूरी पीरियड टेबल अगला चैप्टर है वो चाहिए, चैप्टर समझ लो आप, शुरुआत हो जाएगी यहीं पे कि पूरी कंप्लीट पीरियड टेबल के 4 ब्लॉक बना रखे हैं, एस पी डी एफ, 4 ब्लॉक है ये, पढ़ेंगे हम आगे। तो कोई पूछ रहा है कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है आपका एलिमेंट, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन सी सब सेल में गया, देखो अब यहाँ मैंने आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में छोड़ा था, पी में, यहाँ पर एनपी में छोड़ा आखिरी इलेक्ट्रॉन, तो पी सब सेल में गया, तो पी ब्लॉक का है ये, पी ब्लॉक का ही। और देखो आप एग्जांपल, हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना है एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर है भाई साहब 69, लिखो। इससे पहले वाली नोबल गैस बताओ, पहले तो आप क्या बताओ, पहले तो इसकी नोबल गैस, तो इससे पहले वाली नोबल गैस भाई साहब कौन सी, जिनोन, जो लिखना है उससे पहले वाली नोबल गैस। एंड कहाँ पे हुआ 5s2 5p6, कहाँ पे खत्म हुआ 5s2 5p6, तो 5p6 खत्म हुआ तो 6s शुरू कर दो, कर दिया 6s। 6s के बाद नंबर किसका आता है, n-3g आता है, तो 6 - 3 3g नहीं होती, g की जरूरत 5 होती है, छोड़ दो 118 एटॉमिक नंबर तक तो ये आपका यूज होगा, ये n-3g। यहाँ पे जो n-2f 4f होता है जी, n 6, ये 5p6 में खत्म हुआ 5p6 पे, इसलिए मैंने लिखा 6s, 6 - 2 4f होता है, बिल्कुल होता है, तो 4f करो भरो इलेक्ट्रॉन, तो बेटा 54 था, 56 और 56 और 4 कितने होंगे 60, और 4 और 9 कितने होते हैं 13, तो 4f13, देखो देखा सही हो गया कि नहीं, बोलो। 54 में 2 ऐड किए 56 हो गए, 56 के बाद इसमें 13 इलेक्ट्रॉन रख दो तो हो गए 69, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, एफ सब सेल में, किसमें गया, एफ सब, ये एफ ब्लॉक है। 6s के बाद किसको भरोगे, 4f को, ये पूरा भर जाता। f में इलेक्ट्रॉन टोटल कितने आते हैं 14, f सब सेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं। f सब सेल के लिए l की वैल्यू 3, l 3 तो ऑर्बिटल 2l + 1 7, ऑर्बिटल 7 तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 14, तो हम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अभी तो 13 हुए थे। आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे छोड़ा, f सब सेल में, तो ये f ब्लॉक का एलिमेंट है भाई। अगर कोई पूछे बताओ इसकी आउटर मोस्ट सेल, इसकी वैलेंस सेल कौन सी है, तो वैलेंस सेल बेटा इसकी 6th है, बताओ कौन से पीरियड का है, तो वैलेंस सेल तो बताएगी पीरियड, वैलेंस सेल तो बताएगी पीरियड, ये 6th पीरियड का है, वैलेंस सेल तो बताएगी पीरियड। और बेटा जी आखिरी इलेक्ट्रॉन भरते भरते आप कहाँ पे छोड़ के आए हो, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के आए, तो जहाँ पे छोड़ के उसका ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक का है, ठीक। चलो जी और समझ आना अच्छी बात है। कुछ एक्सेप्शन, राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कॉपर एंड क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होता है, क्रोमियम कॉन्फ़िगरेशन लिखो 24 है, आर्गन 18, ठीक, 3p6, 3p6 के बाद क्या नंबर है 4s, 4s के बाद नंबर किसका है 4 - 2 2f, n - 2f 2f नहीं होता छोड़ दो, n - 1d 3d होता है भरो, 3d4 ये लिख दिया बेटा। डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ध्यान सुना, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं और पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर होती है, बराबर, और सेम एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स अगर सिंगली ऑक्यूपाइड हो, अरेंजमेंट सिमेट्रिकल हो तो मोर स्टेबल होगा अरेंजमेंट। और हर कोई स्टेबल स्टेट अचीव करना चाहता है, हर कोई चाहता है मुझे स्टेबल स्टेट मिले, तो रूल के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन होना तो ये चाहिए था, पर आंसर ये गलत है। What is the configuration of chromium? तो बेटा हमेशा लिखते हैं 3d5 4s1, ये लिख देते हैं, ये लिख देते हैं। Since exactly half-filled configurations are more stable, बेटा जो exactly half-filled configuration है वो more stable है, एक तो क्योंकि इसमें सिमेट्री ज्यादा है, d5 है ना वो more symmetrical है as compared to d4, क्या half-filled exactly ऑर्बिटल एग्जैक्टली हाफ-फिल्ड हो गई। एक इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बराबर एनर्जी वाले में अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं, और जब ये इसकी जगह आएगा ये इसकी जगह जाएगा तो एनर्जी रिलीज होती है, उसे एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। जितनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये एक एक्सचेंज करेगा, इसके साथ करेगा 2, इस साथ कर ले 3, इस साथ कर ले 4, कितने एक्सचेंज कर सकता है ये, एक इलेक्ट्रॉन 4, ये इसके साथ एक्सचेंज हो गया, जब ये यहाँ पे गया तब ये यहाँ पे आ गया, जो काउंट कर लिया आपने, तो इसके लिए नए एक्सचेंज 1 2 3 कितने हो गए 4 3 7, इसके लिए पीछे वाले 2 एक्सचेंज 2 लिए 8 9, इसके लिए 10, तो ये 10 बार अपनी पोजीशन एक्सचेंज करता है, तो ये एनर्जी रिलीज करेगा कितनी, मान लो एक एक्सचेंज में रिलीज होती है x,
तो 10 में कितनी रिलीज हो जाएगी, 10x रिलीज हो जाएगी। जबकि इसके लिए मैं एक्सचेंज गिनूं तो बेटा कम होंगे, 1 2 3, आगे तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसके लिए गिनोगे 5, इसके लिए गिनोगे तो 1 6, तो नीचे वाले में एक्सचेंज कम है तो एनर्जी कम रिलीज होगी। तो ये बोलते हैं जितने ज्यादा एक्सचेंज होते हैं उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जो ज्यादा सिमेट्रिकल होता है वो मोर स्टेबल होता है। इसलिए ये बोलते हैं कि 3d4 की बजाय 3d5 कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मोर स्टेबल। तो जहां पे कॉन्फ़िगरेशन d4 होगा ना वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए d5 कर लेगा। तो ये ध्यान रखना, ये एक्सेप्शनल केस आ गए कि रूल से अलग। रूल तो कहता है 4s2 3d4 होना चाहिए, पर ये गलत है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या होगा इसका, 4s1 3d5, पक्का ध्यान रखना। सेम कॉपर के लिए, कॉपर आर्गन 18, 4s2 20, 3d9 29, 29 हो गए बेटा ये 29। इसकी बजाय मैं कर दूं आर्गन 4s1 310, दैट कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड एग्जैक्टली फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल। तो जहां पे d4 4s2 हो, जहां पे d9 4s2 हो, वहां पे आप d5 और d10 कर दोगे, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं कि ns और n-1d में एनर्जी का गैप कम ही होता है। बेटा गैप कम ही है तो एक दूसरे की जगह पे इलेक्ट्रॉन आसानी से चले जाते हैं, इसलिए ये यहाँ पे आके इसे एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कर रहा है, ये यहाँ पे आके इसे एग्जैक्टली फुल फिल्ड कर रहा है और मोर स्टेबल कर रहा है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और देखा, राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। बेटा सिल्वर है 47, गोल्ड है बेटा जी 79, लिखिए कॉन्फ़िगरेशन 47। इससे पहले क्रिप्टॉन आया, क्रिप्टॉन एंड याद रखना पड़ेगा, क्रिप्टॉन का एंड होता है 4s2 4p6। खत्म हुआ 4p6 पे तो हम फिल करेंगे 5s, n-2f 5 - 2 3f नहीं होता, n-1d 4d होता है। तो इसलिए क्या करोगे 5s2 और ये 4d9, ये 47 हो गए, गिन लेना आप। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 5s1 4d10 ये हो जाएगा। ऐसे आप गोल्ड का लिखोगे बेटा 79, तो इससे पहले नोबल केस जिनोन, खत्म हुआ 5s2 5p6, खत्म जहां पे होना उससे अगली आप क्या भर दोगे s 6s, फिर क्या करोगे n-2f 4f होता है भरोगे, फिर भरोगे n-1d 5d भरोगे। तो बेटा क्या हुआ, ये हो गया 5s2 5p6, उसके बाद क्या भरोगे 6s2, फिर 4f14 और फिर 5d9। आप गिन लेना यहां तक 79 हो गए, 79। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 6s1 5d10, सिंस एग्जैक्टली फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल 42 मोलिब्डेनम नाम है, जिसका लिखना उससे पहले वाला नोबेल क्रिप्टॉन लिख दिया। खत्म कहां पे हुआ 4p6, तो भरेंगे क्या 5s2, 5s के बाद क्या भरेंगे 5s के बाद 5 - 2 3f मैडम जी नहीं होता, 5 - 1 4d होता है। तो बेटा 4d4 36 38 42 हो गए, पर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल। तो कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा, थोड़ा रख लेना ध्यान, ठीक है। जैसे डी सब सेल में 7 और डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो d5 d10 मोर स्टेबल होता है। d5 में हो जाएगा एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और बेटा d10 में हो जाएगा एग्जैक्टली फुल फिल्ड। ऐसे ही एफ सब सेल में 7 ऑर्बिटल होती है, एफ में 7 होती है, एफ में 7 होती है 1 2 3 4 5 6 7, तो F7 और F14 भी क्या होता है मोर स्टेबल। इसी वजह से अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे एटॉमिक नंबर 64 गैडोलिनियम, आप रूल के अकॉर्डिंग लिखना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 64 से पहले क्या बताया मैंने, क्या लिखो, उससे पहले आने वाले नोबल गैस लिख दीजिए, ये लिख दीजिए। इसका एंड याद रखो, कहाँ पे हुआ 5s2 5p6 हो गया जी। 5p6 के बाद क्या फिल करना स्टार्ट करो 6s, ns के बाद नंबर किसका आता है n-2f, तो 4f, उसके बाद नंबर किसका आता है n-1d 5d। अब भरो आप यहाँ पे 6s2 54 और 2 कितना होगा 56, और 56 बेटा 8 देखो 4f 8 64 हो गया,
54, 56, 56 और 8 64 हो गए। पर यहाँ पे क्या करते हैं 4f7 क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज करेगा, उधर तो एक्सचेंज करने नहीं जाएगा, ये दूर चला गया। अब 4f से बेटा 6 तो दूर है, तो इधर एक्सचेंज नहीं करेगा, आपस में ये कर लेंगे। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन डी को दे दिया ताकि एग्जैक्टली यहाँ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए, मोर स्टेबल। तो जो रूल बताया उसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आपके सही मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ एक एक्सेप्शन का ध्यान रखना। ओके बेटा, थैंक्स।